चलिए ओके, स्टार्ट किया जाए बच्चे लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सुनेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है परमिटिविटी। क्या नाम है टॉपिक का? परमिटिविटी। क्या होता है परमिटिविटी? आप लोग को जब हम कूलम्स लॉ पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि परमिटिविटी होता है, और ये बताए थे कि आगे आगे आप लोग को बताएंगे कि आखिर ये परमिटिविटी होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे परमिटिविटी के बारे में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये जानना हम लोग को जरूरी है। चलिए देखते हैं इधर, है ना। मान लेते हैं बच्चों के मेरे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इस चार्ज को मैंने एयर में रखा है। कहाँ रखा है? एयर में। तो आप लोगों को पता है कि इस चार्ज के चारों तरफ कुछ दूर तक ऐसा इलाका है जहां पे इस चार्ज का इफेक्ट नजर आता है। इफेक्ट नजर आता है का मतलब है कि हम अगर किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं तो या तो इसको रिपेल करेगा, या फिर दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं तो या तो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हाँ या ना? इस इलाके को, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बताए थे? ये रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो चार्ज को हम यहाँ पे एयर में रखे तो ये मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो लग रहा है ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हुआ क्या कि हम एक मीडियम ले लिए। ठीक है, मीडियम में आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर, कड़वा तेल, किरासन तेल, नारियल तेल, जो आपके मन में है। अब देखेंगे इधर, है ना, ये है मीडियम। हुआ क्या कि आपने इसी चार्ज को उठाया, और अब आप इसको यहां से उठा के, एयर से उठा के कहां ले जाकर के रख दिए? मीडियम में रख दिए। और आपको पता है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ कुछ दूर तक ऐसा इलाका होता है जहां पे इसका इफेक्ट नजर आता है। इफेक्ट नजर आता है का मतलब है कि हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं तो वो या तो उसको रिपेल करेगा, या फिर उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हाँ या ना? इस इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अब हम आपको ये बोलेंगे कि बताइए तो इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। तो आप एक तो बोलेंगे सर एक में एयर है और एक में क्या है? मीडियम है। उसके अलावा क्या डिफरेंस दिख रहा है जो आपको दिख रहा है? बोलिए। क्या? बोलिए। बोलिए। अरे जो दिख रहा है वही है डिफरेंस। साइज। क्या? आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बड़ा है। और यहाँ पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज क्या हो गया है? छोटा हो गया है। हुआ है ना? अब सुनेंगे। एयर में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज ज्यादा था, मीडियम में गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कि मीडियम जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फैलने नहीं दिया, उसको वो क्या किया? रोका। रोका को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अपोज किया। हाँ या ना? रोका का मतलब क्या है? अपोज किया। अब सुनेंगे, परमिटिविटी क्या होता है? किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता तो वो उसको क्या किया? रोक दिया, कम कर दिया उसके वैल्यू को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जोर का लगता लेकिन वो क्या किया? उसके वैल्यू को कम कर दिया। इस मीडियम की इस एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की वो क्षमता जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल फ्लो को क्या करे? अपोज करे, रोके। इस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? परमिटिविटी। समझ में आया? लिखवा दें? लिखेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी।
लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू oppose the flow of to oppose the flow of electrical effect, to oppose the flow of electrical effect through it, to oppose the flow of electrical effect through it is known as permittivity, is known as permittivity, is known as permittivity। ठीक है, उसके बाद ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। एयर वाले का साइज बड़ा रखिएगा और मीडियम वाले का क्या है, छोटा रखिएगा। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है, ऑपोजिशन है। समझ में आ रहा है, परमिटिविटी क्या है, ऑपोजिशन है। जैसे करंट के फ्लो में ऑपोजिशन क्या है, रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में ऑपोजिशन क्या है, रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए के फ्लो में ऑपोजिशन क्या है, तो ये परमिटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, परमिटिविटी। और ये किसी भी मीडियम की एबिलिटी होती है। ठीक है, हो गया ना सबका। ये वाला मीडियम के साथ ही बनाया ना डायग्राम। चलिए आगे, आगे है टाइप ऑफ परमिटिविटी, टाइप ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी के टाइप। और टाइप ऑफ परमिटिविटी में सबसे पहला है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है। ठीक है, देखिए जब भी एब्सोल्यूट वर्ड सुनते हैं ना तो ऑलमोस्ट एयर का ध्यान आ जाता है। किसका, एयर का। इलेक्ट्रिकल फ्लो में एयर जो अपोजिशन क्रिएट करेगा, ठीक है, इस चीज को एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलेंगे। मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, एयर की परमिटिविटी या फ्री स्पेस की परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और आप लोग को मैंने बताया है कि एयर की जो परमिटिविटी है इसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, और यही परमिटिविटी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। समझ में आया, एयर या फिर फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, इस परमिटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोले। ठीक है, अरे एयर कोई ना कोई ऑपोजिशन क्रिएट करता होगा ना, एयर जितना ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये परमिटिविटी में सबसे कम जो ऑपोजिशन क्रिएट करता है वो एयर या फिर फ्री स्पेस करता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे इस चीज को, सुनेंगे अब, है ना। परमिटिविटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको के से डिनोट करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। किससे, के से या फिर एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या है ये रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोले, चलिए सुनेंगे, है ना। मान लीजिए कि मेरे पास दो चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज है +Q1, एक चार्ज है +Q2। इसको हमने r दूरी पे रखा है, और कहां पे रखे हैं, एयर में रखे हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा बाबू, रिपल्शन। और रिपल्शन होगा मतलब पक्का है कि यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो एयर में जो फोर्स लग रहा है
इस फोर्स को हमने एफ ए बोल दिया है। एयर में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या बोल रहे हैं, एफ ए बोल रहे हैं। अब हुआ क्या कि हमने एक मीडियम लिया और इन्हीं दोनों चार्ज को उठाए और इस मीडियम में ले जा करके रख दिए, प्लस Q1 और प्लस Q2। और इस मीडियम में इसका डिस्टेंस चेंज नहीं किए। मीडियम में डिस्टेंस क्या है, जैसे एयर में डिस्टेंस आर था, मीडियम में भी क्या हुआ, डिस्टेंस कितना रहने दिए, आर ही। ये क्या है, मीडियम है। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव में, और रिपल्शन होगा, मतलब क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मीडियम में जो फोर्स लगा इसको क्या बोल दिए, एफ एम बोल दिए। ठीक है, मीडियम में जो फोर्स लगा इसको क्या बोल दिए, एफ एम। अब आगे सुनेंगे। अगर हम आपसे बोले बताइए बच्चों एफ ए क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। और अगर आपसे पूछे एफएम क्या है, एफएम तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, हम लोग के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को, तो के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता क्या है समझते हैं, है ना। याद रखना है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रेशियो है, किसका रेशियो है, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में टू द, वही दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम दूरी पर जब रहेगा तो मीडियम में, मतलब एयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जब दोनों चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा और डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये जो फोर्स का रेशियो होगा, एयर और मीडियम में फोर्स का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द electrostatic force acting between same two charges but in कहां पे, इन मीडियम। ठीक है, देखिए दो चार्ज को एयर में रखे, जितनी दूरी पे एयर में रखे हैं उतनी ही दूरी में मीडियम में भी रखना है। तो एयर में जो फोर्स लग रहा है वो और मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो, इन दोनों फोर्स के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ये रेशियो है किसका, एफ ए बाई एफ एम का। याद रहेगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ electrostatic force between two charges in air to the electrostatic force acting between same two charges kept at same distance but in medium। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अगर हम आपसे ये पूछ दें कि बताइए बच्चों कि ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, बताइए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, यूनिटलेस। क्योंकि ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन क्या होगा, कट जाएगा। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशन, डायमेंशन भी कट जाएगा, हाँ या ना। अरे ऊपर में भी फोर्स का डायमेंशन लगाएंगे, नीचे में भी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लगाएंगे, एम एल टी माइनस टू ऊपर में, एम एल टी माइनस टू नीचे में, कट जाएगा ना। तो याद रखना है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके पास ना तो यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। याद रहेगा, क्या बोले, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद ना तो कोई यूनिट है ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि रिलेटिव परमिटिविटी और
dielectric constant is unitless as well as dimensionless physical quantity. Unitless as well as डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा, ना तो इसका यूनिट है और ना ही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। कॉपी कीजिए इसको पूरा, लिखेंगे क्वेश्चन। लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between acting between acting between two charges acting between two charges kept at certain distance kept at certain distance kept at certain distance in air kept at certain distance in air is kept at certain distance in air is 3600 Newton is 3600 Newton. Full stop. If air is replaced by mica if air is replaced by mica, then electrostatic force becomes 600 Newton. Then electrostatic force becomes 600 Newton. Full stop. Find dielectric constant of mica. Find dielectric constant of mica. एयर में 3600, मीडियम में 600। के का वैल्यू जानना है, के इज इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम। तो 3600 बाई 600 कितना आ जाएगा, ये 6। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अगला सवाल लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between two charges in air in air is 8000 Newton. In air is 8000 Newton. Full stop. If air is replaced by medium, of dielectric constant 100, if air is replaced by medium of dielectric constant 100, by medium of dielectric constant 100, then find
electrostatic force in medium, then find electrostatic force in medium. एयर में ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 है, मीडियम में फोर्स चाहिए, के इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ए बाई एफ एम, एफ एम को इधर, के को इधर, क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बाई के, कितना आ जाएगा ये 8000 बाई 100, 0 0 कट गया, कितना आ गया 80 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। बढ़ जाए, नेक्स्ट है रिमार्क 2। आप लोग को मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ये रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अच्छा बच्चे लोग, एयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या लिखते हैं इसको आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई, ये 4 पाई कैंसल, Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो K इक्वल टू कितना आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है बच्चों, एप्सिलॉन क्या है, बोलिए, क्या बताए थे, एप्सिलॉन क्या है, हाँ परमिटिविटी है, किसका, मीडियम का। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है किसका, एयर का। तो हम लिख सकते हैं क्या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी और एयर की जो परमिटिविटी है, ये रेशियो ही क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर फोर्स बोला जाएगा तो एयर में फोर्स बाई मीडियम में फोर्स, और अगर परमिटिविटी बोला जाएगा तो मीडियम की परमिटिविटी बाई एयर की परमिटिविटी। ये रेशियो आपको क्या देगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा। ठीक है, तो लिखेंगे, चलिए लिखेंगे, hence we can say that, इसके नीचे के लाइन में, hence we can say that, hence we can say that relative permittivity
hence we can say that relative permittivity or dielectric constant is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air. ठीक है, लिखेंगे सवाल, लिखेंगे, लिखिए dielectric constant of mica is 6. dielectric constant of mica is 6 full stop. Find permittivity of mica, find permittivity of mica, find permittivity of mica. Dielectric constant of mica is 6. Find permittivity of mica. बनाइए, बन जाएगा, बनाइए जल्दी से. संडे को टेस्ट 10 बजे से होगा, है ना? आज से पहले जो पढ़ाए हैं उतना ही, आज वाला लेक्चर नहीं, परमिटिविटी छोड़ करके आज से पहले जो भी पढ़ाए हैं उसी का टेस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और उधर मैथमेटिकल टूल्स भी नहीं है, मतलब ये चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करके कल तक जहां पढ़ाए वहीं तक टेस्ट होगा. ठीक है, आ गया कितना? 53.041. हाँ सही है. देखिए इधर माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, आपको बोला है कि परमिटिविटी बताइए, तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये परमिटिविटी ऑफ माइका बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, आपको ये निकालना है, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा? परमिटिविटी ऑफ माइका इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका इनटू एप्सिलॉन नॉट. माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोले हैं? 6 बोले हैं, और और यहाँ पे परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12. कितना आ जा रहा है ये? 53.1 इंटू 10 का पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. यही है ना? समझ में आ रहा है बात? कॉपी कीजिए. हाँ? सब रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब, असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चन सब, कल तक जहां पढ़ाए थे. ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा होगा, कूलम्स लॉ है बस. नेक्स्ट. हाँ जल्दी लिखिए. ओके आगे बढ़े.
देखिए बच्चे लोग इधर, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए तो मीडियम में फोर्स क्या लिखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला मीडियम में क्या है बताइए? 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 by R², यही ना लिखते हैं? एयर रहता है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लग जाता है, नहीं तो क्या है? एप्सिलॉन है, ठीक है। एंड आप लोगों को मैंने पढ़ाया है K इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या? अभी तुरंत ही बताया ना, K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर से इधर ले आइए तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा? K इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। इसको हम लोग और इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एम इक्वल टू 1/K है ना, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 by R²। लिख सकते हैं क्या? अब देखिए, मीडियम के लिए दो फॉर्मूला हो गया, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 by R², और ये 1/K इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R²। तो कौन फॉर्मूला कब यूज करेंगे? तो जब क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब क्वेश्चन में परमिटिविटी देगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रहेगा? क्वेश्चन में परमिटिविटी दिया रहेगा ना कि मीडियम की परमिटिविटी इतनी है, तो ये परमिटिविटी दे देगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और बोल देगा मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए लिखेंगे सवाल। बोले क्वेश्चन। देखिए, टू चार्जेस दो चार्ज, टू चार्जेस ईच ऑफ +20 माइक्रोकुलम, ईच ऑफ +20 माइक्रोकुलम आर केप्ट टू चार्जेस ईच ऑफ +20 माइक्रोकुलम are kept at a distance of are kept at a distance of 30 centimeter are kept at a distance of 30 centimeter 30 centimeter in a medium of dielectric constant 100, in a medium of dielectric constant 100, in a medium of dielectric constant 100. Full stop. Find electrostatic force in the medium. 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 बताइए।
बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। फोर हंड्रेड इंटू बताइए, आंसर बताइए बाबू। बोलिए कितना है जी कॉनन? फोर इंटू 10 टू द पावर कितना आया बोलिए? 400 इंटू 10 का पावर 1। 400 10 का पावर 2, 4000 न्यूटन। कितना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए ना, आंसर बोलिए, जोर से बोलिए। बोल रहे बोलिए तो बताइए, जल्दी बताइए अबू हर्ष। कितना है आंसर? कितना? आप ही डिसाइड ना करेंगे सही की गलत, बताइए टोटल आंसर बताइए। कितना आया? कितना आया है? सिर्फ -3। 6। 400 इंटू 10 का पावर -3, ये आंसर सही होगा। बोलता है दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू है +20 माइक्रोकुलम। दोनों को कितनी दूरी पे रखे हैं? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां पे रखे हैं? मीडियम में। और मीडियम का क्या दे दिया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है कि 100 है। हाँ या ना? अब बताइए चार्ज Q1 का वैल्यू कितना है? 20 माइक्रोकुलम। और बाबू माइक्रो का मतलब क्या बताए हैं आप लोगों को हम? 10 का पावर -6। Q2 का वैल्यू कितना है? 20 माइक्रोकुलम। माइक्रो का वैल्यू क्या बोले हैं? 10 का पावर -6। आर का वैल्यू क्या है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या करना है? मीटर में 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपसे बोला गया है कि मीडियम में बताइए कितना फोर्स लगेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Fm इज इक्वल टू 1/k इंटू कौन सा? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो 1/k बोले तो 100 इंटू 1/4πε0 का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 का वैल्यू क्या है? 20 इंटू 10 का पावर-6। Q2 का वैल्यू क्या है? 20 इंटू 10 का पावर-6 डिवाइडेड बाई r², मतलब 30 इंटू 10 का पावर-2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखे या 2 बार मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, बात बराबर। 3 10 30, 3 3 9, 3 1 3, 3 10 30। देखिए 10 इंटू 10 100 होगा, और ये 10 का पावर -2 कैंसल। ये 10 का पावर-2 और ये 10 का पावर+2 कैंसल। हाँ या ना? अब बताइए 20 इंटू 20 क्या लिखेंगे इसको? 400 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे कितना है? 9। यहाँ कितना है? -6। यहाँ कितना है? -6। तो ये कितना आ जाएगा? 400 इंटू 10 का पावर +9 -12 कितना होगा? -3। -3 को नीचे ले आइए,
तो 400 इंटू 10 का पावर 3 मतलब 400 डिवाइडेड बाई 1000, 400 बाई 1000 कितना होता है 0.4 न्यूटन। आया ये कितना है 0.4 न्यूटन है। ठीक है, समझे बात को। हम जो बताते हैं जब उधर करके तो दिखता है आप लोग को, जब हम लिख रहे होते हैं तो काहे बैठते हैं वहां, तो फिर तो समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ। फिर तो आप लोग जिद करके वहां क्यों बैठे, वहां बैठे, वहां ही पंखा चल रहा है। हो गया, आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सक रहे, आसान आसान कैसे काम चलेगा। आगे बढ़े, हो गया सब लोग का। चलिए सुनेंगे अभी इधर, है ना, कॉपी कर लिए ना, आगे बढ़ जा रहे हैं ना। हो गया सबका। देखिए, आप लोग को मैंने बोला कि जब मीडियम में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, मीडियम के कंपैरिजन में, हाँ या ना। दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एयर में ज्यादा लगेगा किसके कंपैरिजन में, मीडियम के कंपैरिजन में। अगर हम इसको ऐसा लिखे एफ ए इज ग्रेटर देन एफ एम इंटू वन, तो कोई दिक्कत है नहीं ना है। इंटू वन करने से तो वैल्यू में तो चेंजेस आता नहीं है। अब आप इस एफ एम को इधर ले आइए, तो एफ ए बाई एफ एम ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन वन। एफ एम इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो एफ ए बाई एफ एम का वैल्यू कितना आ गया, ग्रेटर देन वन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम ये बड़ा होगा किससे, वन से। और बाबू आप एफ ए बाई एफ एम को क्या लिखते हैं, एफ ए बाई एफ एम को क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ या ना। मतलब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, याद रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन। अब समझिए एक और बात, रिमार्क 5, आपने पढ़ा K इज इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम। एफ एम को इधर भेजिए, के को इधर भेजिए, क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बाई के। अब इसका मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए, नहीं बताते, सुनेंगे। ये आपको मीडियम में फोर्स बता रहा है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, मीडियम में फोर्स। अभी आपने बोला कि के का वैल्यू हमेशा वन से बड़ा होगा। अगर के का वैल्यू वन से बड़ा होगा तो वन से बड़ा कोई भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। नशा उसा करके आते हैं, कब बढ़ेगा बोल रहे हैं। अरे 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 वन से बड़ा है ना, तो ये वैल्यू बढ़ के बढ़ेगा या घटेगा। 20 100 से बड़ा है कि छोटा है, तो बढ़ा के घटा, कितने टाइम से घट गया, 5 गुना घट गया, हाँ या ना। मतलब जिससे डिवाइड किया उतने टाइम से घट गया। अब सुनिए इधर, है ना, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वन,
ऑलवेज ग्रेटर देन 1 का अगर मतलब ये है कि अगर k का कुछ भी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कितने टाइम से डिक्रीज करेगा, k टाइम से। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है कि अगर हम एयर के जगह कोई मीडियम लेकर के आते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। एयर के जगह कोई मीडियम लेकर के आते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मीडियम का k है, तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। कितने टाइम से डिक्रीज कर जाएगा, तो k टाइम से डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया बात, हाँ या ना, कॉपी कीजिए। तो एयर की जगह अगर हम कोई मीडियम लेकर के आते हैं तो उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितने टाइम से डिक्रीज करेगा, तो जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। बढ़ जाए आगे। देखिए इधर अब रिमार्क 6, देखेंगे इधर बच्चे लोग। मान लेते हैं दो चार्ज है मेरे पास, एक को मैंने प्लस Q1 बोल दिया और एक को मैंने प्लस Q2 बोला। ये आरे दूरी पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। इधर इधर दो चार्ज है प्लस Q1 और प्लस Q2, ये आरे दूरी पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, एयर में। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव में, रिपल्शन। ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, हाँ या ना, Fa। अब मान लेते हैं हम कि मैंने एक मीडियम ले लिया है और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। ये दो चार्ज को उठाए और ले जा करके इस मीडियम में रख दिए। Q1 और Q2 को क्या किए, मीडियम में रख दिए। तो फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और इस मीडियम में फोर्स लगेगा, लगेगा ना, दो चार्ज के बीच में फोर्स। अब देखिए इधर, आपको पता है एयर का फोर्स ज्यादा होगा और मीडियम का फोर्स कम होगा अगर सेम दूरी रह गया तब। हम चाहते हैं ना, नहीं, जितना फोर्स एयर में लग रहा है उतना ही फोर्स मीडियम में भी लगे। समझ में आ रहा क्या बोले, जितना फोर्स एयर में लग रहा है उतना ही फोर्स मीडियम में भी लगे। क्या करना होगा, मीडियम में तो वैल्यू घट जा रहा है ना यार,
मीडियम में आप क्या पढ़े हैं, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो मीडियम में k से डिवाइड कर दे रहे तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है ना, है ना। एयर के कॉम्प्लेमेंट वैल्यू क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, इस बार वैल्यू घटे नहीं, वैल्यू क्या हो, सेम हो। अब देखिए के तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, Q1 इंटू Q2 भी क्या है, कांस्टेंट है, हाँ या ना। यहाँ पे एक चीज वेरिएबल है, फोर्स मीडियम में जाके कम हो जाता है तो फोर्स को बढ़ाया भी जा सकता है, कैसे। अगर यहाँ पे बोले इस रिलेशन से आप बताइए फोर्स को आप कैसे बढ़ाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, आर को कम कर दीजिए। अरे डिस्टेंस कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, और डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू अपने आप बढ़ेगा ना यार, हाँ या ना। मतलब के मीडियम में हमको डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब मैटर ये है कि कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब समझते हैं और सीखते हैं कितना कम करना है। एयर में फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई एयर में डिस्टेंस कितना है, आर ए, तो आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियम में कितना, 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मीडियम में दूरी कितना, आर एम, तो आर एम स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 Q2 क्या हो गया, कट गया। अब बताइए क्या मिल रहा है आपको, 1/r² इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/rm²। आर ए स्क्वायर को इधर कर दीजिए, आर एम स्क्वायर को इधर कर दीजिए, तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए स्क्वायर बाई के। ये स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो स्क्वायर रूट देना होगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो आर एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, आर ए स्क्वायर बाई के। ये स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आर ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ के। अब एक बात बताइए, ये के का वैल्यू ऑलवेज बड़ा है किससे, 1 से। अगर के का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा होगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2, हाँ या ना। 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3, आता है ना जी, समझ में आ रहा है। तो अगर 4 से, अगर 1 से बड़ा है के का वैल्यू, तो इसका स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा होगा, और अगर स्क्वायर रूट 1 से बड़ा है तो ये वाले नंबर को जब हम डिवाइड, आर ए को जब डिवाइड करेंगे इस नंबर से, तो ओवरऑल वैल्यू को वो क्या करेगा, घटा देगा। अभी तुरंत ना बताएं कि 1 से बड़ा नंबर से डिवाइड करने पे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, हाँ या ना। यहाँ पे कितने टाइम से घटेगा, अंडर रूट के टाइम से, जितना से डिवाइड करेंगे। अब समझिए पूरा बात, अगर हम एयर के जगह कोई मीडियम लेकर के आते हैं, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, और हम चाहते हैं कि जितना फोर्स एयर में लग रहा है उतना ही फोर्स मीडियम में भी लगे, तो मीडियम में हमको डिस्टेंस को क्या करना होगा, कम करना होगा, कितने टाइम से, अंडर रूट के टाइम से, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। समझ में आया बात, एयर के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, इतने टाइम से डिस्टेंस को कम करना। क्लियर है, समझ में आ रहा है, फिर से बोले, अगर हम लोग एयर को रिप्लेस करते हैं किसी मीडियम से, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और हम ये चाहते हैं कि जितना फोर्स एयर में लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लगे, मीडियम में भी लगे, तो हम लोगों को इस मीडियम में दो चार्ज के बीच की दूरी को क्या करना होगा, कम करना होगा। कितने टाइम से कम करना होगा, अंडर रूट के टाइम से कम करना होगा, किसके कंपैरिजन में, एयर में जो डिस्टेंस था उसके कंपैरिजन। याद रहेगा, चलिए कॉपी करेंगे।
चलिए आज का क्लास हम लोग करेंगे समाप्त, और कल मिलेंगे हम लोग, कल नहीं कब मिलेंगे, मंडे, और संडे को मिलेंगे हम लोग टेस्ट के लिए, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।